सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं गर्भवती महिला की देखभाल। स्वागत करती हूँ जीके विद आकांक्षा पे। और सारे लोग इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जो भी नए हैं, नए लोग जुड़े हुए हैं, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत शानदार आपके लिए पिक्चर भेजने वाली हूँ सुपरवाइज़र के लिए। चित्रात्मक तरीके से आप बहुत सारे फैक्ट याद कर लेंगे, बहुत सारे MCQ वहाँ पे रहेंगे, तो आपको बहुत सारे क्लियर होते जाएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में दिखेंगे। तो उसके लिए आपको लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ए सीरीज़ का 30 वीडियो है, मतलब 30वां वीडियो है। इसके पहले ए सीरीज़ जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है सुपरवाइज़र के लिए, उसके पहले 29 वीडियो करवा चुकी हूँ। 29 के 29 बेस्ट है, तो 29 के 29 वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के समय दौरे पड़ने लगते हैं, एकदम हाई BP हो जाता है, एकदम प्रसव वाली स्थिति बढ़ती है, तब भी एकदम से दौरे पड़ने लगते हैं, तो उस समय कौन सी दवाई दी जाती है महिला को? कैल्शियम सल्फेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की या नाइट्रोजन पेरोक्साइड की दी जाती है? कौन सी दवाई जो है महिलाओं को जब दौरे पड़ने लगते हैं गर्भावस्था के समय तब दी जाती है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। गर्भावस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो मैग्नीशियम सल्फेट की दवाई दी जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व कितनी जांच की जाती है? क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं गर्भवती की देखभाल, तो सबसे पहले गर्भवती की देखभाल को तो पता ही होना चाहिए कि उसकी जांचें कब कब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व कितनी जांच करवाना चाहिए? तो गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व 4 जांचें कराना चाहिए, जिसको ANC भी बोला जाता है। ANC का मतलब होता है एंटीनेटल केयर। मतलब क्या होता है? एंटीनेटल केयर बोला जाता है ANC जांचों को। मतलब गर्भवती महिला की जांच करवाना, इसको बोला, उसको एंटीनेटल बोलते हैं। तो इसकी जांच कितनी होती है? टोटल 4 जांच होती है। एक कब होती है? प्रथम जांच जैसे ही गर्भावस्था का पता चलता है, तो पता चलने के जो है 12 सप्ताह के अंतर मतलब शुरू के जो 2-3 महीने होते हैं, उसके अंतर्गत पहली जांच करा लेना चाहिए। तो पहली जांच कब कराना चाहिए? 12 सप्ताह के भीतर करा लेना चाहिए। पहली जांच कब करा लेना चाहिए? 12 सप्ताह के भीतर। दूसरी जो जांच है वो 14 से 26 सप्ताह के बीच करा लेना चाहिए। दूसरी जांच कब कराना चाहिए? 14 से 26 के बीच। तीसरी जो जांच है वो 28 से 34 वीक में करा लेनी चाहिए। तीसरी जांच कब कराना चाहिए? तीसरी जांच कराना चाहिए 28 से 34वें वीक में। और जो चौथी जांच है वो 36 सप्ताह से प्रसव तक जो है वो चौथी जांच करा लेना चाहिए। इस प्रकार एंटीनेटल केयर या गर्भवती महिला के लिए जो जांचें होती हैं टोटल 4 होती हैं। पहली 12 सप्ताह के भीतर, दूसरी 14 से 26 सप्ताह के बीच, तीसरी जो होती है वो 28 से 34 सप्ताह के बीच होती है, और जो चौथी होती है वो 36 सप्ताह से प्रसव तक होती है। पहली 12 सप्ताह के अंदर मतलब शुरू के 3 महीने में करा लेना चाहिए। 12 के बाद फिर 14 से 26 तक करा लेना चाहिए, और फिर 28 से 34 तक, और फिर 36 सप्ताह से प्रसव तक। इस प्रकार टोटल कितनी जांचें गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व होनी चाहिए? टोटल 4 जांचें होना चाहिए। गर्भवती महिला को टिटनेस के कितने इंजेक्शन लगना चाहिए? 2 इंजेक्शन लगना चाहिए। एक TD1 लगना चाहिए और एक TD2 लगना चाहिए। दोनों के बीच कितना का गैप होना चाहिए? 4 सप्ताह का गैप दोनों टिटनेस के इंजेक्शन के बीच होना चाहिए। टिटनेस का इंजेक्शन क्या करता है? महिला और बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा एक TD बूस्टर के बारे में भी बात की जाती है। यदि किसी महिला दूसरी बार गर्भवती हुई है और उसका जो दूसरा वाला गर्भ है पहले वाले गर्भ में 3 साल से कम का अंतर है, तो बूस्टर टीका दिया जाता है। TD1 TD2 नहीं दिया जाता। लेकिन अगर यदि गर्भावस्था का जो अंतर है वो 3 साल से ज़्यादा है, तो TD1 और TD2 दिया जाएगा, बूस्टर नहीं दिया जाएगा। तो सारे इफेक्ट याद रखिएगा। ये एक बार और लिखा हुआ देख लो, लिखा हुआ ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होता है। प्रथम जांच 12 सप्ताह के भीतर होती है, जैसे ही गर्भावस्था का पता चले वैसे ही। दूसरी जांच 14 से 26 सप्ताह के भीतर होती है। तीसरी जांच 28 से 34 सप्ताह के भीतर होती है, और चौथी जांच 36 सप्ताह से प्रसव काल तक होती है। ये सारे इफेक्ट याद रखिएगा।
अगला है गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जनरली कैल्शियम की मात्रा मिलीग्राम में दी रहती है, लेकिन ये अगर ऑप्शन में ग्राम में दी रहे तो आपको ग्राम में याद रखना। 1000 मिलीग्राम जो है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की मात्रा आवश्यक होती है। कितनी? 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1 ग्राम आवश्यक है। इसके अलावा आपसे पूछें कि पुरुष को कितना कैल्शियम चाहिए है, तो पुरुषों को भी चाहिए है 1000 मिलीग्राम। पुरुषों को भी कितना चाहिए? 1000 मिलीग्राम। आपसे पूछें कि एक सामान्य महिला को कितना चाहिए, तो पुरुष को भी, 1 मिनट में ऐसे लिख देती हूँ, एक सामान्य पुरुष को भी कितना चाहिए है? 1000 मिलीग्राम चाहिए। एक सामान्य महिला को कितना चाहिए? एक सामान्य महिला को भी 1000 मिलीग्राम चाहिए। लेकिन यदि गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला को भी 1000 मिलीग्राम चाहिए। लेकिन यदि महिला स्तनपान कराने वाली हो तो उसको 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब कितना चाहिए उसको? 1200 मिलीग्राम चाहिए है, याद रखना। स्तनपान कराने वाली महिला को कितना चाहिए? 1200 मिलीग्राम। बाकी जितने भी हैं सारों को कितना चाहिए? 1000 मिलीग्राम चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला की जिंक की बात की जाए तो गर्भवती महिला को 14.5 मिलीग्राम जिंक चाहिए है। जिंक कितना चाहिए है? 14.5 मिलीग्राम जिंक गर्भवती महिला को चाहिए है। और करीब 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। 40 मिलीग्राम क्या चाहिए है? आयरन चाहिए। गर्भवती महिला को 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए है, 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए है और जिंक कितना चाहिए? 14.5 मिलीग्राम जो है गर्भवती महिला को जिंक चाहिए है। ये याद रखना। ये आरडीए है। आरडीए मतलब होता है जो डेली का रिकमेंड किया जाता है, डेली का अलाउंस किया जाता है आईसीएमआर की तरफ से, वो ये बोला जाता है। इसके अलावा ये अगर आपसे पूछे कि गर्भवती महिला का वजन कितना होना चाहिए, तो 10 से 12 किलो वजन जो होता है और एवरेज बढ़ता है 12-13 किलो जनरली औसतन महिला का बढ़ता है, क्योंकि आजकल कोई महिला इतनी फिट तो है नहीं है कि आईसीएमआर ने बताया कि 55 किलो की महिला होना चाहिए। तो बहुत ही फिट फाट महिलाएं होंगी जो 55 किलो की होंगी तो उनका वजन गर्भावस्था में बढ़कर 65 हो जाता है। लेकिन जनरली महिला आजकल 65-70 की, मतलब खान पान ऐसा ही, या तो 55 से पतली छोटी होंगी या फिर 55 से ज़्यादा होंगी। तो उस समय क्या होता है, वजन की स्थिति भी घट बढ़ जाती है। तो ये याद रखना है, गर्भवती महिला का जो औसत वजन है वो 55 किलो होना चाहिए। सामान्य महिला का जो औसत वजन है वो 55 किलो होना चाहिए। और गर्भावस्था के दौरान जो वजन है वो 65-67 इस प्रकार से वजन जो होता है हो जाता है। तो ये याद रखना चाहिए। इसके अलावा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन भी जो है वो अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि जो भी प्रोटीन की मात्रा होती है उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन, जैसे 9.5 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दिया जाता है। एक वयस्क महिला को जैसे 40 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है एक सामान्य महिला को। अगर वो गर्भवती महिला है और अगर दूसरी तिमाही में है तो उसको 9.5 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और अगर तीसरी तिमाही में है गर्भवती महिला तो उसको 22 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दूसरी तिमाही में 9.5 ग्राम और तीसरी तिमाही में 22 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा गर्भवती महिला को विटामिन सी का भी याद रखिएगा। गर्भवती महिला को विटामिन सी जो है वो 80 मिलीग्राम दी जाती है। आईसीएमआर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विटामिन सी कितनी दी जाती है? 80 मिलीग्राम दी जाती है। विटामिन सी कितनी दी जाती है? 80 मिलीग्राम दी जाती है एक गर्भवती महिला को। और कैलोरी की बात किया जाए तो गर्भवती महिला को 350 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए है एक सामान्य महिला से। जैसी भी स्थिति हो, एक मतलब उसकी सेडेंटरी स्थिति हो, मॉडरेट वर्क करती हो, बहुत हैवी वर्क करती हो, तो उस हिसाब से कैलोरी होती है महिलाओं की, उसमें 350 प्लस कर दो तो वो गर्भवती महिला को दी जाती है। मतलब 350 कैलोरी अतिरिक्त दी जाती है एक गर्भवती महिला को। महिला की बात की जाए अगर गर्भवती महिला की विटामिन B1 की, तो गर्भवती महिला को विटामिन बी दी जाता है, B1 दिया जाता है 2 मिलीग्राम, विटामिन B2 दिया जाता है 2.7 मिलीग्राम। इसके अलावा विटामिन B3 जो दिया जाता है वो लगभग 22.5 मिलीग्राम दिया जाता है। एक सामान्य महिला को 20 मिलीग्राम दिया जाता है और जो गर्भवती महिला उसको 22.5 मिलीग्राम दिया जाता है। और विटामिन B6 जो है वो 2.3 मिलीग्राम दिया जाता है। विटामिन B6 कितना दिया जाता है? 2.3 मिलीग्राम विटामिन B6 दिया जाता है। और अगर विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए दिया जाता है 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए दिया जाता है।
विटामिन B9 की बात करें, मतलब जो फॉलिक अम्ल होता है वो 570 से 600 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है जो गर्भवती महिला होती है। और विटामिन B12 की बात किया जाए तो लगभग 2.75 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। ये सारे फैक्ट गर्भवती महिला के एक गर्भवती महिला का पोषण वाला टॉपिक लेके आऊँगी, उसमें गर्भवती महिला को कब कितनी आवश्यकता होती है, कितना अतिरिक्त आवश्यकता होती है, कितना क्या विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए, कितना कार्ब एक्स्ट्रा चाहिए, कितना आयोडीन एक्स्ट्रा चाहिए है, ये सारा का सारा हम उस वीडियो में करेंगे कि एक गर्भवती महिला को कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होती है एक सामान्य महिला से, है ना। ये सारे फैक्ट जो होते हैं ना, ये सारे वसा कितनी चाहिए एक गर्भवती महिला को, ये सारे फैक्ट हम उसमें करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला का जो वजन है वो औसतन कितना बढ़ जाता है। एक पूर्ण गर्भावस्था के दौरान 5 से 6 किलो, 10 से 12 किलो, 15 से 16 किलो या 8 से 10 किलो। तो 10 से 12 किलो जो है गर्भवती महिला का पूर्ण गर्भावस्था मतलब कितना होता है, 280 दिन मान लो, सप्ताह में मानो तो सप्ताह में 40 सप्ताह, और अगर महीने में देखो तो 9 महीने। तो ये पूरा पूर्ण गर्भावस्था का समय है, दिनों में 280, सप्ताह में 40 और महीने में 9। इन अवस्था में जो गर्भावस्था के दौरान महिला का जो वजन है वो 10 से 12 किलो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स, चाहे वो मैथ्स की ट्रिक्स हो, चाहे वो किसी भी कोई भी क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक हो, सारी इसमें पहुँचाई जाएगी। साथ में MCQ यहाँ पे लगवाए जाएंगे, MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो सारे लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपने मेरा व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेव नहीं करवाया हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हो, तो इस नंबर से हो जाइए। यहीं आपको नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारा जो ऑनलाइन ग्रुप है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डेली जो हमारे ग्रुप में टेस्ट होते हैं वो भी सारी यहीं पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन कितना बढ़ जाता है, 10 से 12 किलो महिला का वजन पूर्ण गर्भावस्था में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के आरंभ 20 सप्ताह में, आरंभिक 20 सप्ताह मतलब कितना महीना हो जाएगा। देखो लगभग 4 सप्ताह का 1 महीना होता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 20 सप्ताह मतलब लगभग 4 से 5 महीने। तो इसमें गर्भवती स्त्री का औसतन वजन कितना बढ़ जाता है, तो इसमें स्त्री का वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। 20वें सप्ताह में कितना बढ़ जाता है, 3.5-4 महीने होंगे इस समय, और 2.5 किलो वजन इसमें बढ़ जाता है। गर्भावस्था के आरंभ में कितना बढ़ जाता है, 2.5 किलो वजन जो है गर्भावस्था के आरंभ में बढ़ जाता है। पहली तिमाही में वजन कम बढ़ता है, फिर दूसरी और तीसरी तिमाही में जो वजन है वो प्रति सप्ताह 500 ग्राम के हिसाब से बढ़ता जाता है। ऐसे एवरेज टोटल 10 से 12 किलो वजन बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। गर्भावस्था आती है तो महिलाओं के स्तनों में परिवर्तन होता है, उनके स्तनों का साइज बढ़ जाता है। तो ये किस हार्मोन के कारण होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो जब भी अंडोत्सर्ग होता है उस समय सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, जब अंडा निकलता है उसके समय निकलता है। तो ओव्यूलेशन के लगभग ओव्यूलेशन मतलब होता है अंडोत्सर्ग, लगभग 5 दिन बाद प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर जो होता है बहुत उच्च हो जाता है। और गर्भावस्था धारण की अगर 10 हफ्ते हो जाते हैं तो ये कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्नावित होता है। किसके द्वारा स्नावित होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्नावित होता है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, पीत पिंड होता है जहाँ से अंडे निकलते हैं। तो यहीं से ही क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी स्नावित होता है। ये जब शुरू के 10 दिन होते हैं, शुरू के जो 10 हफ्ते होते हैं गर्भावस्था के, उस समय ये प्रोजेस्टेरोन होता है कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। और 10 हफ्ते बाद मतलब गर्भावस्था के बाद के चरण में इसको प्लेसेंटा सीक्रेट करने लगता है। मतलब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कार्पस ल्यूटियम भी सीक्रेट करता है, और कौन करता है इसको, और प्लेसेंटा भी करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को भी कार्पस ल्यूटियम स्नावित करता है। कार्पस ल्यूटियम जिसको हम हिंदी में पीत पिंड भी बोलते हैं या पीत पुटिका भी बोलते हैं, ये दोनों को ही कार्पस ल्यूटियम स्नावित करता है, प्रोजेस्टेरोन को भी और एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं गर्भावस्था के दौरान, उन पीरियड्स को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही है कि जो गर्भावस्था बनाए रखने में मदद करता है।
तो हम क्या पढ़ रहे थे कि गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्नावित होता है। और कार्पस ये शुरू के 10 हफ्तों में यहाँ से स्नावित होता है। उसके बाद ये कहाँ से स्नावित होने लगता है? उसके बाद ये प्लेसेंटा से स्नावित होने लगता है। बाद के गर्भावस्था के चरणों में ये प्लेसेंटा द्वारा स्नावित होने लगता है। और शुरू के 10 हफ्तों में कहाँ से स्नावित होता है? शुरू के 10 हफ्तों में ये कार्पस ल्यूटियम से स्नावित होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भावस्था के किन दिनों में एचसीजी का मूत्र में उत्सर्जन अधिकतम होता है? मतलब मूत्र में हम क्या करते हैं, मूत्र महिलाओं का जो यूरिन टेस्ट किया जाता है इसमें हम एचसीजी की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, मतलब मूत्र की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। उसमें हमें एचसीजी का पता चलता है कि एचसीजी की स्थिति क्या है। एचसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म याद रखना। और इसको सीक्रेट कौन करता है? एचसीजी हार्मोन को निकालता कौन है? प्लेसेंटा। कौन निकालता है? प्लेसेंटा निकालता है। प्लेसेंटा 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, एक तो एचसीजी करता है, एक एचपीजी करता है जिसको ह्यूमन प्लेसेंटा हार्मोन बोलते हैं। एक एचपीजी बोलता है ह्यूमन प्लेसेंटा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और एक एचसीजी होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या होता है, जो डॉक्टर इसकी चेक करता है पहली तिमाही में, इससे वो पता लगा लेता है इसी हार्मोन से कि हाँ आपका बच्चे की सही स्थिति है एचसीजी से। अब ये पूछ रहे हैं कि किस दिन में एचसीजी का मूत्र में उत्सर्जन अधिक होता है? 10 से 20 दिन, 30 से 40 दिन, 60 से 70 दिन या 80 से 90 दिन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 60 से 70 दिन। क्या होता है, आरंभ के जब गर्भावस्था के शुरू के जो 10 दिन होते हैं, 6 से 10 दिन, 6 से 10 दिन में इसका जो स्तर होता है बहुत निम्न होता है। 6 से 10 दिन में इसका स्तर क्या होता है? निम्न होता है। लेकिन जैसे जैसे पहली तिमाही का अंत होता है, मतलब 70, 80, 90 दिन पूरे हो रहे होते हैं, मतलब 60 से 70 दिन समझ लो, 60 से 70 दिन एवरेज समय है। इस बीच क्या होता है, इस एचसीजी का जो स्तर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। 60 से 70 दिन में एचसीजी का स्तर जो होता है अधिक होता है, और फिर बाकी समय में इसका ये धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका स्नावन किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा द्वारा होता है। और यह प्लेसेंटा कहाँ पे? गर्भाशय के दौरान, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। तो ये याद रखिएगा, किस समय गर्भावस्था के किस दिन में एचसीजी का मूत्र में उत्सर्जन अधिक होता है? 60 से 70 दिन में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र में, हाँ ये आपने जो ऊपर क्वेश्चन किया था ना, उसके आधार पर आप इसका आंसर लगा पाओगे। मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति गर्भावस्था के सामान्य परीक्षण का आधार है? किसकी उपस्थिति? मतलब इसकी उपस्थिति से ये अंदाज़ा लगा सकता है डॉक्टर कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, गर्भावस्था में बच्चा भी सही है, प्लेसेंटा भी सही है। तो किसके दौरान लगा सकता है? वृद्धि हार्मोन के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो नर हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन भी नहीं है। रिलैक्सिन हार्मोन तो रिलैक्स प्रदान करता है, महिला को दर्द में राहत प्रदान करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, जिसको क्या बोलते हैं? एचसीजी हार्मोन। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि पहली तिमाही में इसकी मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। गर्भधारण के 10 दिन बाद से ही गर्भवती महिलाओं के रक्त और मूत्र में इसकी उपस्थिति दिखाई दे जाती है। ये जो एचसीजी परीक्षण किया जाता है, मूत्र में एचसीजी परीक्षण इसको बोलते हैं। इसमें एक रासायनिक पट्टी होती है, उसमें मूत्र की एक बूंद रख ली जाती है और परिणाम के लिए 1-2 मिनट का समय लिया जाता है। एचसीजी मूत्र परीक्षण ये पता करने के लिए किया जाता है कि ये गर्भावस्था जो है नियमित रूप से चल रही है, तो कोई अव्यवस्था तो नहीं है, ये जांचने के लिए किया जाता है। ये एचसीजी की मात्रा को नहीं जांचता कि इसमें कितनी मात्रा है शरीर में एचसीजी की, बट केवल परीक्षण करता है कि बच्चा सही से है या नहीं, गर्भावस्था सही नियमित रूप से चल रही है या नहीं, तो उसका पता लगाता है। तो मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति गर्भावस्था के सामान्य परीक्षण का आधार है? तो क्या हो जाएगा इसका? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा। याद रखना किसके द्वारा स्नावित होता है? ये प्लेसेंटा द्वारा ये स्नावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण की रक्त वाहिनी में ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ होती है? नाभि नाल के सिरे पर,
डक्टस वेनोसस पे, डक्टस आर्टेरियोरिस पे, या फुफ्फुसीय धमनी पर। देखो भ्रूण जो परिसंचरण होता है, भ्रूण परिसंचरण मतलब रक्त का भ्रूण में प्रवाही होना। भ्रूण जो कि माता के जो पेट के जो अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको भ्रूण बोलते हैं। जो माता के पेट के अंदर रहता है उसमें क्या भरा रहता है, ये अम्नियोटिक द्रव भरा रहता है। अब वो बोल रहे हैं भ्रूण की रक्तवाहिनी में ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से आएगी, कहाँ से होगी। तो भ्रूण परिसंचरण मानव भ्रूण की परिसंचरण प्रणाली ही है। इसमें नाभिनाल और गर्भनाल के बीच रक्तवाहिकाएं होती, नाभिनाल और प्लेसेंटा भी होता है, उसके बीच की जो रक्तवाहिकाएं होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, वो इसमें काम करती हैं, जो भ्रूण से रक्त को ले जाती हैं। इसमें अलग अलग होता है, एक नाभिनाल रज्जु होता है। नाभिनाल रज्जु जो होता है उसमें इन दो होती हैं, एक तो नाभिनाल धमनी होती है, नाभिनाल रज्जु। उसमें नाभिनाल एक क्या होता है, धमनी होती है और सिरा होती है, धमनी होती है और सिरा होती है। अब जो धमनी होती है, धमनी की संख्या 2 होती है और सिराओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो नाभिनाल की जो धमनी होती है उसकी संख्या 2 होती है और ये गैर ऑक्सीजन युक्त रक्त को, मल अपशिष्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को गर्भनाल में वापस कर देती है। मतलब नाभिनाल की जो रज्जु है उसकी जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ क्या करती हैं, गैर ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं और जो सिराएं होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की ही बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाभिनाल सिरा हो जाएगा। इन सब के बारे में डिटेल में बता देती हूँ आपको। देखो भ्रूण परिसंचरण में मेनली ये 2 शामिल होते हैं, एक होता है नाभिनाल धमनी और एक होता है नाभिनाल सिरा। धमनी की संख्या कितनी होती है, तो नाभिनाल या प्लेसेंटा में धमनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है और सिरा की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। नाभिनाल में जो धमनी होती है वो गैर ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है और जो सिरा होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। तो यहाँ पे बात पूछ रहे हैं आपसे किसकी, ऑक्सीजन युक्त रक्त की। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भ्रूण की रक्तवाहिनी में ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से हो रही है, सिरा से। अगर ये बोलते कि बिना ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से होती है, तो वो कहाँ पे आ जाता, वो धमनी में आ जाता। लेकिन ये क्या धमनी आ जाता है, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त की बात कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिरा आ जाएगा। तो दोनों में याद रखनी, और याद रखना नाभिनाल में धमनी की संख्या 2 होती है और सिराओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसके अलावा ये डक्टस वेनोसस भी पढ़ लो, ये क्या होता है, ये भी पूछा गया है अलग, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये पूछा गया है। तो ये डक्टस वेनोसस भी आपको याद करना जरूरी है। नाभिनाल क्या होती है, नाभिनाल को भी याद रखना। नाभिनाल की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है और ये गर्भनाल या जो प्लेसेंटा होता है उसको, भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ती है। नाभिनाल क्या करती है, भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ती है नाभिनाल, याद रखना। और उसी में ये धमनी होती है, 2 धमनी और 1 सिरा होती है। इसकी माप कितनी होती है नाभिनाल की, लगभग अगर जो सही मात्रा में प्रसव अच्छे से हो रहा होता है तो लगभग नाभिनाल में जो लगभग 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और नाभिनाल में क्या होता है, नाभिनाल में 2 धमनियाँ और 1 सिरा होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। 2 धमनियाँ और 1 सिरा होती है नाभिनाल में। जो धमनी होती है वो विदाउट ऑक्सीजन को परिसंचरण करती है रक्त का, और जो सिरा होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। और जो धमनियाँ होती हैं वो भ्रूण से प्लेसेंटा तक बिना ऑक्सीजन वाला रक्त ले जाती हैं। भ्रूण से प्लेसेंटा तक क्या ले जाती हैं, बिना ऑक्सीजन वाला रक्त ले जाती हैं। और सिराएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। अब बात करें डक्टस वेनोसस का होता है, तो नाभिनाल को निम्न महाशिरा से जोड़ता है। नाभिनाल को क्या करता है, निम्न महाशिरा से जोड़ता है। कौन, डक्टस वेनोसस। डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, ये मुख्य फुफ्फुसीय धमनी को महाधमनी से जोड़ता है। डक्टस वेनोसस किसको बोलते हैं, जो नाभिनाल को निम्न महाशिरा से जोड़ता है। और जो डक्टस आर्टेरियोसस होती है वो क्या करती है, मुख्य फुफ्फुसीय धमनी को किससे जोड़ती है, महाधमनी से जोड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा पूछा है कि नाभिनाल को निम्न महाशिरा से कौन जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है।
और डक्टस वेनोसस क्या होता है, एक अस्थायी रक्त वाहिका होती है जो भ्रूण के रक्त परिसंचरण में हिस्सेदार होती है और दो बड़ी बड़ी वाहिकाओं को जोड़ती है। डक्टस जहाँ पर भी आ जाए ना, वहाँ पे याद रखना कि ये क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं या संट होती हैं जो गर्भनाल की सिरा से ऑक्सीजन युक्त रक्त को, यकृत को बाईपास करके दाहिने आलिंद तक पहुंचाता है। तो डक्टस वेनेसस याद रखना, ये भ्रूण के यकृत में होती हैं, भ्रूण के यकृत में डक्टस वेनोसस जो है वो देखी जाती हैं। और डक्टस वेनोसस को पहचान करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। डक्टस ऑर्टियोरेसिस क्या होती है, जो धमनी को महाधमनी से जोड़ती है, नाभि नाल को महाशिरा से, डक्टस वेनोसस। फोरमेन ओवले क्या होता है, ये फोरमेन ओवले क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हृदय होता है उसके दायां हृदय और दायां जो है और ये बायां जो है उसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को, ये गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में पाया जाता है, ये छिद्र को हम बोलते हैं फोरमेन ओवले। दाएं और बाएं आलिंद के बीच एक संरचनात्मक छिद्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरमेन ओवले, और ये हार्ट में पाया जाता है। फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है, मानव परिसंचरण का हिस्सा होती है जो ऑक्सीजन के लिए दाएं निलय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। जिन शिशुओं में फुफ्फुसीय धमनी पूरी तरह से या नहीं बनती है वो बच्चे, उनकी गति भंग वाले होते हैं और उनको साइनोसिस हो जाता है और सांस लेने में उन्हें परेशानी। तो कभी कोई देखा है, कोई बच्चा पैदाइशी तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको साइनोसिस हो जाता है जिसमें उसको जीवन भर समस्या रहती है। तो इसलिए होती है क्योंकि वो जो फुफ्फुसीय धमनी होती है मानव की, वो अच्छे से नहीं बन पाती है। अगला है डिकिडुआ या एंडोमेट्रियम का प्रमुख कार्य क्या है, पोषण प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना, गर्भावस्था का रखरखाव या शरीर को लचीला रखना। तो देखो एंडोमेट्रियम ये गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय की जो बाहरी जो परत होती है, ये जो बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मेट्रोमेट्रियम और एक होता है पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो गर्भावस्था का रखरखाव करती है, गर्भावस्था को मतलब अच्छे से रखने का काम करती है, बोलते हैं सही सलामत रखने का काम करती है और गर्भावस्था को बनाए रखने का काम करती है। अगर गर्भावस्था, ये एंडोमेट्रियम नहीं होगा तो गर्भावस्था नहीं होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम महिला के पीरियड के दौरान यही एक ऐसी परत है गर्भाशय की जो कि निकल जाती है बाहर, ये गर्भाशय की परत ही कहलाती है। आज हमारे सुपरवाइज़र जो टेस्ट ग्रुप है उसमें गर्भाशय का ही टेस्ट चल रहा है। उसमें मैंने आपको आज जो कल मेरा जो टेस्ट ग्रुप है, अगर जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता है तो हमारा सुपरवाइज़र के लिए ग्रुप बनाया गया है, उसमें डेली टेस्ट होते हैं। आपको डेली टॉपिक तैयार करवाया जाता है, डेली एक को टॉपिक तैयार करके आप लोगों को ग्रुप में भेजा जाता है और अगले 10 बजे रात को 10 बजे उसका टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप भी डेली आप नया टॉपिक तैयार करना चाहते हैं, डेली टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, एक रूटीन स्टडी करना चाहते हैं, कोई टॉपिक तैयार नहीं होता तो सरल तरीके से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी अधिनियम हैं उनकी सारी धाराएं आपको ट्रिक द्वारा याद कराई जाएंगी। ICMR रिपोर्ट ट्रिक द्वारा तैयार की जाएगी। जितनी भी परिभाषा हैं, चाहे बाल विकास हो, चाहे पोषण हो, कोई भी टॉपिक हो, वो ट्रिक द्वारा कराया जाएगा। कठिन से कठिन टॉपिक को, कोई भी टॉपिक कैसे आपको याद करना है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, ये सारा हम करवाते हैं। इसके लिए आप हमारा 2 तरह का पैकेज है, एक बुक्स के साथ है और एक विदाउट बुक्स है। विदाउट बुक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पूरा पैकेज मिलेगा जिसका चार्ज 799 है, और अगर आप बुक्स वाला लेना चाहते हैं तो उसको 1499 इसका है, तो चार्ज 1399 बट 100 रुपीज़ इसमें कुरियर चार्ज है। तो अगर आप बुक्स के साथ लेना चाहते हैं हमारा पैकेज तो 1499 है, और विदाउट बुक्स लेना चाहते हैं तो 799 है। इसका नाम ही हमने 100% सिलेक्शन तैयारी दिया है। इसमें सारे टॉपिक ऑनलाइन कवर रहेंगे। कठिन से कठिन अधिनियम धाराओं को ट्रिक द्वारा करवाया जाएगा। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, डेली PDF दी जाएंगी, सारी परिभाषाएं ट्रिक द्वारा याद करवाई जाएंगी, ICMR रिपोर्ट याद करवाई जाएगी। 11,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है हमारे YouTube चैनल पर, वो यहाँ पर फ्री दिया जाएगा। सारी योजनाओं की डेट, कब क्या हुआ, किस में राज्य की हिस्सेदारी क्या है, केंद्र की हिस्सेदारी क्या है, ये सारे फैक्ट आपको
आपको हमारे ग्रुप में करवाए जाएंगे। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न हम इसमें तैयार करवा देंगे। अगर आप घर पे नोट्स मंगाते हैं तो ये पूरा पैकेज आपको फ्री मिलता है, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं मंगाते हैं तो ये ऑनलाइन ग्रुप भी अगर आप ले सकते हैं 799 रुपये में। इसके अलावा अभी गणेश चतुर्थी का ऑफ़र चल रहा है, तो ये जो पैकेज है आपको 639 में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन वाला बोल रही हूँ, हार्ड कॉपी वाला 1499 ही में ही आएगा, क्योंकि वो हमको ही कम में नहीं पड़ता है, क्योंकि 7 बुकलेट आपके पास पहुँचती हैं। बुक्स की डिटेल दे देती हूँ। बुक्स में आपको ये 7 बुकलेट मिलेंगी। इस प्रकार से ये पूरी 7 बुकलेट आपके घर पर आएंगी, जिनमें एक 3000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, और 5 थ्योरी बुकलेट रहेंगी, एक 1000 वन लाइनर की बुकलेट रहेगी, और एक 3000 प्लस MCQ की, और बाकी की 5 थ्योरी रहेंगी। तो ये मंगा सकते हैं। इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। इसके अलावा हम ग्रुप में कैसी तैयारी करा दें कि ग्रुप में जैसे हमें विटामिन B2 याद करवाना है, तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं, इस प्रकार का टॉपिक देते हैं कि इतनी सरल तरीके से बना के आपको दिया जाता है। डेली का एक विटामिन दिया जाता है याद करने के लिए कि इस विटामिन की पुरुषों को कितनी, विटामिन B2 है राइबोफ्लाविन, तो पुरुष को कितनी दी जाएगी, महिला को कितनी दी जाएगी, गर्भवती महिला को कितनी दी जाएगी, स्तनपान कराने वाले को कितनी दी जाएगी। ये इसके साथ आपको क्या होता है, हमारा डेली आपको कहीं से भी टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ग्रुप पे ही आप डेली टेस्ट देते हैं। डेली टेस्ट सीरीज़ होती है, डेली रात के 10 बजे पे और दिन में 4 बजे 2 बार टेस्ट होता है। जो जिस टाइम टेस्ट देना चाहे दे सकता है रात को, और रैंक लगती है पर्टिकुलर, जिसका जो भी जितना जिसने गलत किया उसके अकॉर्डिंग रैंक लगती है डेली। तो उसके लिए आपका एक टारगेट बना दिया जाता है कि इतने समय में आपको ये करना है। तो जो भी आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, या आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मेरे वीडियोस की रेगुलर PDF चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए 799 और ऑफलाइन के लिए 1499। ग्रुप कैसा है एक बार ग्रुप भी बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप हमारा ये है पूरा सुपरवाइजर तैयारी के। इस प्रकार से हम MCQ भी करवाते रहते हैं, टॉपिक भेजते रहते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन भेजा है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से तैयारी कराई जाती है। डेली PDF भी भेजी जाती है। डेली PDF से किस प्रकार से पढ़ना है वो दिया जाता है। इस प्रकार से ये टॉपिक भी समझाया जाता है, जैसे कि ये देखो मैंने ये रेट्रोवर्टेड यूटेरस को समझाया है कि किस प्रकार से होता है ये मैंने गर्भाशय की परत को समझाया है कि ये गर्भाशय की 3 परत होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, है ना, पेरीमेट्रियम। ये अभी आपका भी एक क्वेश्चन आया था इस टाइप से। और ये देखिए ये पूरा गर्भाशय के प्रकार करवाए थे मैंने ग्रुप में। तो इस प्रकार से ये पूरा समझाया जाता है। एक दिन पहले रात को 10 बजे डेली इसकी PDF दी जाती है। देखिए जैसे ये PDF B39 ये टेस्ट के लिए दी है, B सीरीज़ चल रही है ग्रुप के लिए। इस प्रकार से एक टॉपिक तैयार करके दिया जाता है। इसको खोल के भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ये PDF तैयार करके दी जाती है। अब आपको बस इसमें याद करना रहता है कहाँ क्या पढ़ना है, ये पूरा दिया है। देखिए पूरा ये B39 है, ब्रैकेट में साइड में बना दिया जाता है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा रोज़ इस प्रकार की PDF दी जाती है, और बच्चों को बोला जाता है इनको पूरा को पूरा याद करना है। तो इस प्रकार एक छोटा सा टॉपिक याद करवाया जाता है। तो आप में से जो भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ये लिखा हुआ है। अब हम चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योनि के संबंध में गर्भाशय का आगे की ओर झुकना क्या कहलाता है। गर्भाशय जब आगे की ओर झुक जाता है तो वो क्या कहलाएगा। एंटीफ्लेक्सियन। देखो एंटीफ्लेक्सियन होता है गर्भाशय का ग्रीवा की ओर आगे झुकना। अगर ये आता ना गर्भाशय का ग्रीवा की ओर आगे झुकना, तो ये एंटीफ्लेक्सियन कहलाता। रेट्रोफ्लेक्शन कहलाता है गर्भाशय का पीछे की ओर झुकना। ये बहुत खतरनाक होता है। गर्भाशय क्या होता है, पीछे की ओर खिसक जाता है। इसके बाद होता है एंडेवर्जन। एंडेवर्जन जो होता है, एंटीवर्जन जिसको बोलते हैं, इसमें गर्भाशय क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है एंटीवर्जन में। एंटीफ्लेक्सियन क्या होता है, गर्भाशय तो ग्रीवा की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, और पीछे की ओर झुकाव क्या कहलाता है, रेट्रोफ्लेक्शन कहलाता है। अगर आपसे पूछे डोरोफ्लेक्सियन क्या होता है, डोरोफ्लेक्सियन हाथ पाँव, हाथ का पीछा झुकना, पैर का पीछा झुकना, ऐसे भी गर्भाशय से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो रेट्रोफ्लेक्शन है ना, ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, गर्भाशय आगे खिसकने की जगह क्या होता है, पीछे खिसक जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये चित्र द्वारा भी आप समझ सकते हैं। देखो ये नॉर्मल पोजीशन है गर्भाशय की, ये रेक्टम है, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है। यहाँ पे क्या हुआ है कि रेट्रोवर्टेड हो गया है, मतलब गर्भाशय क्या हो गया है, गर्भाशय
इस तरह से था, लेकिन वो कैसा हो गया है, पीछे की ओर झुक गया है। गर्भाशय कैसा हो गया है, देखो ये जो गर्भाशय है ये यहाँ से पीछे की ओर झुक गया है। तो रेट्रोवर्टेड में गर्भाशय कैसा हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ये नॉर्मल यूटेरस है, और जब ये पीछे की ओर झुक जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये इस प्रकार से पीछे की ऊपर आ जाता है, ऐसे ये इस तरह से आ जाता है। तो उसको बोलते हैं हम, ये रेट्रोवर्टेड जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला है, गर्भाशय के दौरान योनि का पीएच कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या उदासीन होता है। तो गर्भाशय के दौरान योनि का जो पीएच है वो अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें एसिडिक तत्व होते हैं। तो उसका मान कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में टीटी की टीके की 2 खुराक के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए। मैंने ऊपर अभी बताया था कि टीके की 2 खुराक के बीच 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। प्रसव से पहले टीटी या टीडी, आजकल टीडी दिया जाता है। टीडी मतलब होता है, टी से मतलब होता है टिटनेस, और डी से मतलब होता है डिप्थीरिया। एक होता है टिटनेस और क्या होता है, डिप्थीरिया। पहले जो टीटी होता था, टीटी का फुल फॉर्म हो रहा है टिटनेस टॉक्साइड, और इसका क्या हो रहा है, टिटनेस डिप्थीरिया। तो ये जो टीटी के टीके हैं होते हैं 2 लगाए जाते हैं महिलाओं को, और दोनों के बीच में 4 सप्ताह का या 1 महीने का अंतर होना चाहिए। और दूसरी खुराक जो है वो प्रसव से 4 सप्ताह पहले पूरी कर लेना चाहिए, ये भी बोला जाता है। मतलब जैसे ही आपकी डिलीवरी होने वाली हो उससे पहले दूसरी खुराक पूरी कर लेनी चाहिए। ये एक बार ये पढ़ लो, प्रसव से पहले टीटी की 2 खुराक दी जानी चाहिए, दोनों के बीच 4 सप्ताह या 1 महीने का अंतर होना चाहिए। और गर्भावस्था में टीटी इंजेक्शन की दूसरी खुराक जो है वो 4 सप्ताह से पहले पूरी कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, अगर आपने अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो सेव ज़रूर करा दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि महिलाओं ने पिछली गर्भावस्था में कोई टीटी का टीका नहीं लिया है तो उन्हें टीके की 2 खुराक अवश्य लेनी चाहिए। मान लीजिए एक महिला ने पिछली गर्भावस्था में टीटी की 2 खुराक ले ली हैं और उसका भी बच्चा हो गया है, दोबारा बच्चा हो गया है, और उसके गर्भावस्था के बीच का अंतर 3 वर्ष से कम है, तो उस स्थिति में गर्भवती महिलाएं टीटी इंजेक्शन की एक ही खुराक ले सकती हैं। इसको हम बूस्टर खुराक या अनुवर्धक मात्रा कहते हैं। मान लीजिए एक महिला ने पिछली गर्भावस्था में टीटे की 2 खुराक ली है, गर्भावस्था के बीच का अंतर लेकिन 3 वर्ष से अधिक है, मतलब एक बच्चे और दूसरे बच्चे में 4 साल का अंतर हो गया, तो उसको फिर से दोनों टीके की खुराक लेना चाहिए, ऐसा टीकाकरण कोर्स में बोला जाता है। अगला है, गर्भवती महिला की देखभाल करने वाली नर्स से पूछा जा रहा है कि स्तनपान महिला को कब से शुरू करना है, तो वो कब बोलेगी, प्रसव के 2 घंटे बाद, प्रसव के 4 घंटे बाद, प्रसव के 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद। तो जैसे ही महिला अपने बच्चे को जन्म देती है उसके 2 घंटे बाद ही उसको स्तनपान करा देना चाहिए। यदि बच्चा पर्याप्त दूध पी रहा है तो पहले सप्ताह के बाद 24 घंटे में वो कम से कम 6 बार टॉयलेट जाएगा, मतलब 6 बार वो मूत्र करेगा, ये बात भी याद रखना चाहिए, है ना। और प्रत्येक मूत्र में 30 ml से 45 ml मूत्र होता है, अगर वो सही पोजीशन में सही ग्रो कर रहा है। तो यदि आपका बच्चा अच्छे से स्तनपान कर रहा है तो उसका जो मल भी आएगा और वो मल बहुत नरम होगा, ये भी चेक करते रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप कितना होना चाहिए, 140/90, 130/90, 128/90 या 100/90। एक जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 80/120 होता है, लेकिन ये जो गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप होता है ये 140/90 तक होता है। इससे अगर जब बढ़ जाता है तो एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया जैसी स्थिति आ जाती है, जो सामान्य महिलाओं में होता ही है। बीपी का बढ़ना मतलब एक नॉर्मल लक्षण होता है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि एक महिला जो होती है बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहती है, बच्चे का दर्द भी सहन करती है और बच्चे का प्रेशर भी उसके रक्त पर पड़ता है। तो गर्भवती महिला का रक्तचाप जो होता है वो सामान्य महिला से या सामान्य पुरुष से अधिक होता है, 140/90 एक आदर्श माना जाता है। इससे अगर ऊपर की स्थिति होती है तो उसको प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया बोला जाता है। गर्भवती महिला को गर्भाधान के कितने महीने बाद आयरन एसिड की गोली प्रतिदिन 100 दिवस तक देना चाहिए। तो गर्भवती महिला ने गर्भाधान कर लिया है, मतलब उसके गर्भ ठहर गया है, उसके 4 महीने बाद से, कब से, उसके 4 महीने बाद से आयरन एसिड की गोली प्रतिदिन 100 दिवस तक देनी चाहिए। आयरन एसिड की गोली इसको आइए बोलते हैं, कब तक देनी चाहिए, 100 दिन तक देना चाहिए। कब से देना चाहिए, 4 महीने बाद से दे देना स्टार्ट कर देना चाहिए।
अगला है गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब में प्रोटीन आना, पैरों टांग और बाह में सूजन आना, ये स्थिति क्या कहलाती है? इस स्थिति को बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। जब ये स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या जब ये स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, औरत का बचना भी मुश्किल होता है, तो वो स्थिति कहलाती है एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, पेशाब में प्रोटीन आता है, पैर टांग और बाह में सूजन आ जाती है, तो ये प्री एक्लेम्सिया कहलाता है। लेकिन जब यही स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? उसको एक्लेम्सिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट करके एक आंसर दीजिएगा, सारे लोग कमेंट कीजिएगा। एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना मैग्नीशियम चाहिए है? कमेंट करके सारे लोग आंसर दीजिएगा। एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना मैग्नीशियम चाहिए है? मैग्नीशियम शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है और ये आपको बताना है कि एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना मैग्नीशियम चाहिए। सारे लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। और इसका आंसर क्या होगा? प्री एक्लेम्सिया होगा। इसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, टॉयलेट में प्रोटीन आता है, पैर टांगों बाह में सूजन आ जाती है, और जब ये स्थिति गंभीर हो जाती है तो क्या कहलाता है? एक्लेम्सिया कहलाता है। गर्भावस्था में जिंक की कमी अगर हो जाती है तो क्या मतलब समस्या होती है? देखो, गर्भावस्था में जिंक कितना चाहिए है? 14.5 मिलीग्राम गर्भावस्था में चाहिए। एक सामान्य महिला को 13 मिलीग्राम चाहिए, स्तनपान कराने वाली को 14 मिलीग्राम चाहिए, और एक सामान्य जो पुरुष है तो पुरुष को कितना चाहिए? पुरुष को 17 मिलीग्राम चाहिए। सामान्य महिला को 13 मिलीग्राम चाहिए और धात्री महिला को 14 मिलीग्राम चाहिए, और जो गर्भवती महिला उसको 14.5 मिलीग्राम चाहिए। लेकिन अगर इनसे कमी हो जाती है शरीर में गर्भावस्था में तो क्या लक्षण होते हैं? तो बच्चे का भार कम हो जाता है, जन्म के समय कम भार हो जाता है, DNA RNA संश्लेषण की भी क्षीणता हो जाती है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है, दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। जन्म से कम समय कम भार और DNA RNA संश्लेषण की क्षीणता याद रखिएगा। कितना जिंक चाहिए है? 14.5 मिलीग्राम जिंक चाहिए। ये कम भार से याद आया कि एक अधिक भार भी हो जाता है जन्म के समय। कब हो जाता है? जब महिला को डायबिटीज़ होती है। अगर महिला का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो सामान्य वजन जो होता है बच्चे का 3-3.5 किलो का बच्चा जो एक आदर्श वजन होता है उससे ज़्यादा ही बच्चा का वजन अगर होता है तो वो शुगर वाली स्थिति हो जाती है, महिला को शुगर हो जाती है। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब लोग जरूर किया कीजिए, सारे लोग लाइक किया कीजिए। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? एमनियोटिक पुटिका से बिल्कुल नहीं, नाभि रज्जु से बिल्कुल नहीं, स्तनपान से बिल्कुल नहीं, अपरा से। अब गर्भावस्था में स्तनपान कैसे करा देंगे? कहाँ से मिलेगा? अपरा। अपरा किसको बोलते हैं? प्लेसेंटा को बोलते हैं। प्लेसेंटा का वजन लगभग 500 ग्राम होता है महिला में, और इसी से ही बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। जल पोषण सारा कुछ प्लेसेंटा द्वारा ही मिलता है। जो ये नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से प्लेसेंटा नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से या बच्चे से जुड़ा हुआ होता है। तो किससे मिलता है पोषण? अपरा से या प्लेसेंटा से मिलता है। वजन कितना होता है? 500 ग्राम। एमनियोटिक जो द्रव होता है वो महिलाओं में 600 से 800 ml होता है एवरेज, और ये 1000 ml तक हो जाता है 32वें से 34वें सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के संबंध में क्या सही है? इनमें से क्या गर्भवती महिला के बारे में सही है? प्रथम 3 माह में औसतन आधा किलो वजन प्रति माह बढ़ता है। बिल्कुल सही है, मतलब प्रथम 3 माह में लगभग 1.5 किलो का वजन बढ़ जाता है। दूसरी तिमाही में औसतन 1 किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ता है। औसतन बोल रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे दूसरी तिमाही में क्या होता है? हर सप्ताह 500 ग्राम वजन बढ़ेगा। हर सप्ताह बढ़ेगा तो मतलब कितना हो जाएगा? लगभग 2-2.5 किलो हो जाएगा। अंतिम तिमाही में औसतन 2 किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ेगा। गर्भवती महिलाओं का 3 किलोग्राम से अधिक बढ़ता वजन महिला के लिए खतरे का संकेत है। हाँ, ये तो सही है। तो ये सारे के सारे ही उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। ये टेस्ट के हैं, ये इस प्रकार से याद करवाए जाएंगे। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं, रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।